today we are having a special guest with us who have cleared the SSV 4 times. Again, I am repeating 4 times. And good thing, this gentleman is also a NCC cadet. Hey friends, in this video we will discuss about the PIQ part 2, जहाँ पे सेकेंड पेज ऑफ PIQ का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे. एंड पेज 1 का ऑलरेडी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, दैट इज़ द पार्ट 1 वीडियो. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दैट एंड देन यू कैन मूव हेड. सो लेट्स बिगिन नाउ. नेक्स्ट एंड यहाँ पे है एज एंड मंथ्स. सो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. तो ये एज पर व्हाट लाइक जो पर्टिकुलर डेट में मेरा एज है वो होना चाहिए या फिर कैसे कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल के लिए अगर माय एज इज 23 तो आई विल राइट 23 इयर्स. और अगर मंथ जितने हो गए 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे करके 23 इयर्स 2 मंथ्स 24 इयर्स 1 मंथ. और नहीं है तो फिर डायरेक्टली 24 इयर्स ऐसे करके. ठीक है. और बाकी यहाँ पे हाइट जो दी हुई है हाइट में भी यू कैन उसमें मीटर्स में है. तो फॉर एग्जांपल माय हाइट इज 173 सेंटीमीटर तो 1.73 मीटर्स. और सेम विद द वेट तो केजी में उसको मेंशन करना है 64 केजी 65 केजी एज सिंपल एज दैट. बाकी नाइन्थ वाले में भी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम. तो इसमें भी राहुल सेम, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है. हाँ, ये इसमें 2 फेज रहते हैं. एक तो वो जो लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो दे कैन राइट जैसे. लेकिन इसमें वो मेंशन नहीं करना है कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडीइंग, आई एम परस्यूइंग समथिंग. इसमें ये मेंशन करना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे ट्यूशंस ले रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं यू आर अ पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर एक्चुअली अर्निंग समथिंग. अगर अर्न कर रहे हो तो यू कैन मेंशन हियर. चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, अगर कोई भी फुल पार्ट टाइम आल्सो यू कैन मेंशन कि आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम एंड आई एम गेटिंग सो एंड सो सैलरी. ओके, नाइस. सो गगन, बिफोर मूविंग एड आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर, ये जो एज वाला जो सेक्शन है राइट, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को. ठीक है, जो लोग इनिशियली होते फील करने के टाइम में. तो यहाँ पे गाइज एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ विच इज़ नोन एज अ एज कैलकुलेटर. ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे. सो लेट मी प्रेजेंट स्क्रीन हियर. इट विल टेक ओनली 1 मिनट ऑफ टाइम. ठीक है, आप अपना अभी का डेट ऑफ बर्थ डालिए. ले सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/12 एंड 1996. मैं डाल देता हूँ. ओके, एंड आपका आज का डेट के हिसाब से या जब भी आप रिपोर्ट करने वाले हैं राइट, आपका जो भी रिपोर्टिंग डेट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए. एंड यू आर एबल टू सी कि आपका कितना डेट है. 24 ईयर एज, 11 मंथ एंड 8 डेज. ठीक है, सो इस हिसाब से आपको दिख जाएगा. सो आई विल शेयर दिस लिंक विथ ऑल ऑफ यू गाइज. ठीक है, तो आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो अब चलते हैं नाउ नंबर 10th. जस अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे राहुल जैसे 10th वाले ब्लॉक में एनसीसी की ट्रेनिंग के पूछा है तो टोटल ट्रेनिंग इसको मंथ में लिखे हैं तो ज्यादा बेटर है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन एनसीसी फॉर 3 years तो राइट 36 months. दैट इज द टोटल टाइम ऑफ ट्रेनिंग व्हिच यू हैव गॉट. अब अगर इसमें 3 years मेंशन करते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं होता. और जितने भी जहाँ पे भी जितने भी एसएसबीज हैं वो मंथ्स में इसको लिखवाते हैं तो आप मंथ्स में इसको मेंशन करें. हाँ, स्पेसिफिकली अगर किसी ने बोला है कि आप ईयर्स में लिखो तो यू कैन राइट इट ईयर्स. इतना कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं. हाँ. बाकी फिर सेकंड में विंग है तो एयर विंग, आर्मी विंग और नेवल विंग. बहुत कोई अगर ग्रेड क्या कहते हैं वो एनसीसी के 3 होते हैं ना, SABC राइट. सो किसी ने तीनों कंप्लीट किया हुआ है तो वो भी मेंशन कर. तीनों कंप्लीट किया तो टोटल ट्रेनिंग टाइम हो जाएगा 5 years लगभग. 5 years ऑफिशियली. तो जो ऑफिशियल टाइम है वो आपको मेंशन करना है. ठीक है. इसमें जैसे ए सर्टिफिकेट के लिए 2 years आर कंपलसरी एंड फॉर बी एंड सी 3 years कंपलसरी. तो आप 5 years लिख दो उसमें या फिर मंथ में कन्वर्ट करके आप मंथ में लिख दो. बाकी विंग आप लिख दो आपका एयर विंग, आर्मी विंग. हाँ, अगर आपने दोनों अलग अलग किए हैं, ए सर्टिफिकेट आर्मी से किया है और BC सर्टिफिकेट आपने नेवी से किया या एयरफोर्स से किया तो वो दोनों मेंशन करोगे. ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सो एंड सो विंग एंड बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट फ्रॉम सो एंड सो विंग. ओके, और डिवीजन तो डिवीजन में यहाँ पे हमें A B C तीनों मेंशन करना होगा या फिर C सर्टिफिकेट लिखना है?
विंग में हम लोग मेंशन करेंगे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग। उसके बाद डिवीजन में हमको सीनियर डिवीजन या फिर सीनियर विंग मेंशन करना है, जैसे एसडी और एसडब्ल्यू जो लिखते हैं, जेडी या जेडब्ल्यू लिखते हैं, तो ये वाले डिवीजन में ये मेंशन करना है, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, और यू कैन से सीनियर विंग और जूनियर विंग। अच्छा, किसी ने तो दोनों division किए हैं तो वाले दोनों block में। मेंशन करेंगे। हाँ, अगर अलग अलग है तो फिर दो उसमें रोज बना देना, हाँ बाकी नहीं तो एक है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी सर्टिफिकेट मेंशन इसमें आप यू कैन, अगर सिर्फ बी और सी किया है तो यू ओनली राइट सी सर्टिफिकेट, तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपने बी किया होगा तभी आपने सी किया होगा, करेक्ट। और अगर ए एडिशनल किया तो यू कैन राइट इट डाउन ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, नाइस। अब आ जाते हैं जो बहुतों का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है स्पोर्ट्स का पार्ट, राइट। बिकॉज बचपन से बहुत कुछ खेले होते हैं, गिल्ली डंडा से लेकर क्रिकेट, मतलब छोड़ते नहीं है कुछ भी, राइट। और बहुतों का होता ही नहीं है हॉबी, राइट। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कैसे फिलअप करना है? राहुल, इसके लिए तो मतलब ये सब मैं तो कहूंगा, ये मतलब ये पूरे इंटरव्यू के ये जान है। मतलब ये एक ये वाला ब्लॉक और एक इसके जो नीचे वाला ब्लॉक आता है बड़ा सा, नेम ऑफ एक्टिविटी ग्रुप वाला, ये दो है मतलब इंटरव्यू की जान है ये। तो इसमें जैसे 11th वाला है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो इसमें आप यू कैन राइट ऑल दोज गेम्स एंड स्पोर्ट्स विच यू हैव प्लेड राइट फ्रॉम योर स्कूल टू कॉलेज और एडिशनली इन पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो। तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका एक आई कैन फ्रॉम माय साइड व्हाट आई डिड इज कि इसको जो है, जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मार्जिन बचा होता है उसमें यू कैन पुट सीरियल नंबर्स 1 2 3 4। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल 1, उसके बाद में 1 डाल दो, उसके बाद वो स्कूल का लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज 6th क्लास में की थी, तो पॉइंट 1 बैडमिंटन फॉर 2 years, है ना। तो ऐसा करके एक लाइन वो हो जाएगी। फिर सेकंड वाले में आप यू कैन मेंशन आई प्लेड फुटबॉल फॉर 1 year 1.5 year 6 month 2 month, तो वाला फुटबॉल लिख दिया आपने। फिर थर्ड लिख दिया आप, फिर स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में आपने कुछ पार्टिसिपेशन किया है 2-3 स्पोर्ट्स में, तो यू कैन मेंशन इट इन अ सीरियल ऑर्डर। तो वो थोड़ा प्रेजेंटेशन में क्लियरली रहेगा कि आपके कितने लाइन आपने मतलब 1 2 3 4 5। अगर आप नंबर नहीं डालते तो वो प्रेजेंटेशन वो लिख तो देंगे आप, लेकिन वो प्रेजेंटेशन और अच्छा करना है तो उसके लिए हम पॉइंट्स वहां पे यूज कर सकते हैं। बाकी मूविंग, जैसे नेम ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट, ये तो नेम में आ गया। फिर जो इसका सेकंड कॉलम है पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, तो इसमें आप ये मेंशन करें कि आपने कितने समय तक वो चीज खेली है, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू प्लेड दैट थिंग। फॉर एग्जांपल 2 months 6 month और 1 year 2 years 5 years, ठीक है। और इवन यू कैन मेंशन, जैसे मैं तो कई बार ये भी लिख देता था कि क्लास 8 2006 to 9 ऐसा करके, ताकि वो क्लियरली आप जो भी उसको पढ़ रहा है, पीआईक्यू पढ़ रहा है, उसको क्लियरली आइडिया लग जाए कि ये इस बंदे ने जरूर की है तभी इसको इतना याद है। तो दैट विल बी अ बेटर इंप्रेशन फॉर एन इंटरिंग ऑफिसर एज वेल, और whomsoever इज रीडिंग। एक और कॉपी होती है, वो किसी और ऑफिसर के पास जाती है, तो वो भी उसको रीड करता है। साइकोलॉजिस्ट के पास एक कॉपी होती है आपके पीआईक्यू की, तो जब वो भी आपके पीआईक्यू पढ़ेंगे तो उनको भी, अगर आप जितनी डिटेलिंग आप उसमें करेंगे कि यार मैंने इसमें क्लास 8 में क्लास 6 में किया था, फिर ये ग्रेजुएशन में 2nd year या फिर 4th year में किया हुआ है, और फिर मैंने एनसीसी में, एनसीसी तो खैर अलग ब्लॉक आएगा, तो कॉलेज वाला ये आप ऐसा मेंशन करें आप क्लियरली कि आपका कितना ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन है, मंथ्स में, ईयर्स में, और यू कैन राइट ईयर एज वेल। उसके बाद आते हैं थर्ड कॉलम पे प्रेजेंटेड स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड अदर। अगर आपने किसी स्कूल कॉलेज को किया है तो आप यू कैन डायरेक्टली मेंशन कि किस लेवल पे। फॉर एग्जांपल स्कूल में मैंने इंटर स्कूल किया है, इंटर हाउस किया है, ठीक है, या फिर इंट्रा हाउस भी होता है, या फिर अगर कोई और बड़े लेवल पे ले लें तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, रिप्रेजेंटेड स्कूल, जैसे स्कूल डैश करके वहां पर मेंशन स्कूल डैश स्टेट लेवल, स्कूल डैश नेशनल लेवल, स्कूल या फिर कॉलेज डैश नेशनल लेवल या जो भी लेवल है। हाँ, एक इसमें ये बहुत सारी लोगों को रहता है कि हमने तो स्पोर्ट्स और वो खेले जरूर है, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है। सही बात। तो हम मेंशन करें या नहीं करें, ये मेरे को बहुत लोगों ने पूछा भी है। तो इसके लिए एक ही सजेशन है कि स्कूल वगैरह तक के अगर आपने कोई चीजें की हैं तो जरूर आप मेंशन करें। उसमें आप लिख दें कि कैजुअली प्लेड, या फिर प्लेड फॉर क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी लिख दें उसमें। जैसे कौन सा लेवल है ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो उसमें यू कैन मेंशन फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, फॉर कैजुअली प्लेड, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस, ऐसा करके आप 2 या 3 यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स।
कि आप उस उनको पता चले कि ये सिर्फ खेलने के लिए खेला गया है, ना कि किसी सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए। तो एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि स्कूल से आप लगातार कुछ ना कुछ खेलते कूदते आए हो, आप एक्टिव रहे हो स्कूल और कॉलेज में, तो यू कैन मेंशन इट। जैसा टेकिंग माय ओन एग्जांपल कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थे स्कूल में भी और आपका कॉलेज में भी, मेरे पास सिर्फ एनसीसी के काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो मैंने ऐसा किया था कि स्कूल में जो 2 या स्पोर्ट्स मैंने खेले, बैडमिंटन और फुटबॉल। तो जैसे फुटबॉल मैंने 3 साल के लिए यहाँ पे, मैं पुलिस लाइन में रहता था, तो वहां पे हर समर में 3 महीने के लिए फुटबॉल इवेंट ऑर्गेनाइज होता था और बच्चों के लिए होता था वो। अच्छा। तो मैंने 3 साल तक के लगातार उसमें पार्टिसिपेट किया, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि फर्स्ट फुटबॉल पार्टिसिपेट ड्यूरेशन हो गया 3 इयर्स, मेंशन कर दिया ईयर 2006 to 8। उसके बाद उसमें रिक्रिएशनल या फिर समर कैंप कि किसमें किया है, समर कैंप में किया है। तो ऐसा करके एटलीस्ट आपको क्लियरली वहां पे आप मेंशन करिए। उसके बाद आते हैं जैसा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में अगर आप कहीं फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, टॉप, इवन जो मैराथन्स होती हैं, यू कैन राइट मैराथन्स एज वेल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कई लोग दौड़ते हैं कि भाई 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, मैराथन्स की भी आप डिटेल्स लिख सकते हैं, कौन सा इवेंट है, कब किया है कॉलेज में, स्कूल में। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जैसे आई गॉट फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे अगर कोई रैंक मिल गई तो यू कैन मेंशन, टाइमिंग्स भी मेंशन कर सकते हो। तो जो भी आप लिखोगे इट इज फॉर योर बेनिफिट। आप जितना अच्छे से क्लियरली आप उसमें लिखोगे उतना अच्छा आपका एक इंप्रेशन बनेगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। आप प्रेजेंटेशन के लिए आप जितना अच्छा रखेंगे, डिटेलिंग रखेंगे, क्लैरिटी रखेंगे वर्ड्स में, उतना ज्यादा आपके लिए इसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बेस्ट रहेगा। ये तो उन लोगों के लिए जिनका कुछ हॉबीज है या उन्होंने कभी पार्टिसिपेट किया है गेम्स में, राइट। बहुत से ऐसे कैडेट्स भी हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है, राइट, या फिर इंटरेस्ट नहीं रखते, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा? राहुल, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत कम पार्टिसिपेट किया है तो इधर जब तक के इंटरव्यू नहीं हो रहा है तब तक के आप खेल लें 2-4 महीने, 1-2 महीने। क्योंकि ऐसा है कि मतलब जितना मेरी समझ है फौज के लिए, तो फौज में तो एक्टिव ऐसा आदमी चाहिए जो ऑन ग्राउंड दौड़ा भागी कूदा फांदी किया हो। अगर आपका ऐसा कुछ भी एक्टिविटी आपके पास्ट में नहीं है तो फिर वो आपके लिए एक थोड़ा मतलब एक इंफीरियर साइड बन सकता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट प्लेड द स्पोर्ट्स एंड गेम डायरेक्टली, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो आप मेंशन करो। आपने बहुत सारी की होती है, आप थोड़ा बैठो एक आध दिन पेन पेपर लेके और याद करो स्कूल टाइम से कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने कोई नुक्कड़ में पार्ट लिया है, मैंने कोई बैडमिंटन खेला होगा कहीं पे, कॉलोनी में भी खेला होगा कि मैं तो खेलता था खूब, या फिर मैंने ये खेला है, मैंने वो खेला है। स्किपिंग्स करते हैं कई लोग, तो यू कैन मेंशन एनीथिंग रिलेटेड टू जिसमें आपका पसीना निकला हो थोड़ा बहुत भी। तो यू कैन मेंशन एनीथिंग जिसमें आपने थोड़ी मेहनत की हो, दौड़ा भागी कूदा फांदी की हो, तो यू कैन मेंशन एनीथिंग। और ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन ही जरूरी है, सर्टिफिकेशन होगा तो वो आपके लिए बहुत वो एक ऐसा सॉलिड वो आ जाता है, बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ही विल नॉट आस्क यू। अब यहाँ पे आ जाता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। सो अगेन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि हॉबीज़ क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है, और बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, और हमें कैसे लिखना चाहिए यहाँ पे। राहुल, हॉबीज और इंटरेस्ट का तो बहुत से लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन द जनरल ट्रेंड विच इज देयर, विच इज फॉलोड बाय लॉट ऑफ पीपल, हॉबीज एक ऐसी चीज जिसमें आपका अदर देन द स्टडीज और अदर देन व्हाट यू आर असाइंड, उसके अलावा आप अपने खुद के लिए आप समय निकाल के ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं, आप और क्या बोलते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूज देख रहे हैं तो वो मेरी हॉबी होगी। न्यूज देखना इज नॉट अ हॉबी। हाँ, इंटरेस्ट में आ सकता है कि फॉलोइंग जियो पॉलिटिक्स या फिर कीपिंग अ आई ऑन न्यूज या इंटरनेशनल अफेयर्स, दिस कैन बी एन इंटरेस्ट। जैसे किसी पर्सन फॉर फॉलोइंग अ सेलिब्रिटी, दिस कैन बी इन इंटरेस्ट, नॉट इन हॉबी। हॉबी में तो ऐसी चीज आएंगी जिससे आपको मनोरंजन के लिए आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं और वो किसी चीज और वो किसी भी रूप से आपको फायदा दे रहा है। इन एनी वे इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू रिफ्रेश योर माइंड, टू कम आउट विथ एनीथिंग। इवन रनिंग हो गया, या फिर कई लोग जैसे स्क्वैश वगैरह खेलते हैं, तो दिस कैन कम इन हॉबी। आई थिंक आप स्पोर्ट्स में मेंशन कर रहे हो ऊपर कि आई एम
doing marathons, running. You can mention the same thing in hobby as well. ओके, सो कहीं ना कहीं एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मुझे लगता है लाइक हॉबीज इज समथिंग जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स पार्ट, एंड दैट हेल्प अस टू ग्रो, राइट, बीट इट्स अ गार्डनिंग, ठीक है, जिम हो गया, रनिंग, तो कहीं ना कहीं हम लोग डेली से बिजी, ऐसा नहीं है कि साल में कभी एक बार कर लिया एंड वी आर सेइंग दैट दैट इज़ आवर हॉबी। आई डोंट थिंक सो। अरे इंटरेस्ट जो हम लोग को पसंद तो होता है बट हम लोग ऑन अ डेली बेसिस नहीं करते हैं। हाँ, ये भी Like एक, cooking हाँ, ये हो this गया can कभी also कभार, be one of the explanation of hobbies and interests, right, Ravi? राइट, या फाइन, सो दिस आर द थिंग्स। और हमें लिखना कैसे यहाँ पे, लाइक इसमें हॉबीज भी डालिए फिर स्लैश, हर जगह जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि यू कैन मेक पॉइंट्स, तो इसमें भी आप पॉइंट्स बना दो कि अगर 2-3 चीजें हैं, हॉबीज अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो कैन सेपरेट वहां पे एक थोड़ा एक ऐसा स्लैश बना दो सीधा वाला, या फिर ब्रैकेट्स में लिख दो कि 2-3 जो चीजें आपने वहां पे लिखी हुई है उसके ब्रैकेट में लिख दी हॉबीज, और एक कॉमा लगा के फिर जो चीजें लिखी हैं उसके ब्रैकेट में लगा दो आप इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हॉबीज एंड इंटरेस्ट हमें कितने डालें, कुछ ऐसा लिमिट नंबर है? बिकॉज बहुत से लोग there is बहुत no से limit. You can mention 3, 2, 1, any. Oh, it is choice of individual. How I can मतलब मैं उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकता हूँ 2 या 3, इट इज अप टू यू। लेकिन आप कोशिश करो कि 1 या 2 ऐसी लिखो जो जिसपे आप एक्सप्लेनेशन कर पाओ, आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओ, आंसर कर पाओ। ऐसी चीजें लिखने का फायदा है। अगर आपने ऐसी चीजें लिख दी है जिसमें इंटरेस्ट तो है, लेकिन अगर आप वहां पे आंसर नहीं कर पा रहे हो, उसके डिटेलिंग नहीं पता है, तो इट इज बेटर नॉट टू राइट एंड फॉर दैट इंटरव्यू। नाइस। ओके, सो नेक्स्ट अब आ जाते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। या राहुल, ये वाला ब्लॉग एज आई अर्लियर आल्सो टोल्ड दैट ये आपका क्रक्स है, मतलब इंटरव्यू की जान है ये। ऊपर वाला ब्लॉग, एक तो स्पोर्ट्स वाला और एक ये, इस जैसे नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप, तो इसमें मोस्टली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपने किसी ग्रुप में काम किया हो, उस ग्रुप ने कुछ अचीव किया हो, या उस ग्रुप ने इसलिए काम किया हो कि उससे कुछ लोगों को फायदा हो, या उनको खुद को फायदा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। तो राइट डाउन एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप वेयर यू हैव पार्टिसिपेटेड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप उसको लीड भी कर रहा हूँ, कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे वो ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें बहुत लोग रहेंगे तभी वो चीज एक्टिविटी होती है। नॉट स्पोर्ट्स और गेम्स इसमें इंक्लूड नहीं करना है। यू कैन मेंशन योर एनसीसी कैंप्स इन दिस, अगर कोई एनसीसी वाला है, और यू कैन मेंशन ऑल दोस कई लोग एनजीओ के पार्ट होते हैं, तो यू कैन उसके कई कैंप्स लगते हैं, एनएसएस के कैंप लगते हैं, तो ऐसी कोई एक्टिविटीज 10 दिन 12 दिन की जहाँ पे आपने कोई टारगेट लेकर के काम किया हो, आपकी टीम ने काम किया हो, आप उस टीम के पार्ट रहे हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, फेयरवेल या टीचर्स डे, या फिर कॉलेज के फेस्ट होते हैं, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज स्कूल ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, सच काइंड ऑफ थिंग। हाँ, एनी ग्रुप एक्टिविटी वेयर यू हैव पार्टिसिपेटेड, और उसमें आपका कोई रोल भी रहा हो, मतलब आपने वहां पे रियली में काम किया हो। ऐसा नहीं कि वहां पे पार्ट तो हो गए, सर्टिफिकेशन तो है, लेकिन हम कभी गए ही नहीं, देखा ही नहीं वो एक्टिविटी क्या है। सही बात है। वो एक फोटो आती है जो वायरल होता है, लाइक झाड़ू लगा रहे होते लोग, आके पकड़ के फोटो खिंचा लिए। हाँ, वो नहीं जैसे आई होप कि यू विल एग्री कि एनसीसी में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आ तो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मजबूरी में बुलाया जाता है, ऑल्दो दे डोंट डू एनीथिंग इन रैलीज और वो, तो उसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो एक्टिविटी आप इसमें इवन ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, या क्लीनिंग, या फिर जैसे कई एक्टिविटी होती है, ओल्ड एज होम्स विजिट एंड हेल्पिंग देम, एनजीओ के कई बार होते हैं, तो यू कैन मेंशन एनी ऑफ द एक्टिविटी वेयर यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ ग्रुप एंड दैट ग्रुप एक्चुअली वर्क टुगेदर टू अचीव समथिंग। ऐसी चीजें आप इसमें मेंशन करो, सेम वही ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। लेट मी हाईलाइट दिस स्टेटमेंट जो अभी गगन मेंशन कर रहे हैं, व्हाई वी आर सजेस्टिंग और व्हाई ही इज मेंशनिंग कि आपने अगर पार्टिसिपेट किया तो ही मेंशन करें। इसका रीज़न ये है बिकॉज अगर सब आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और अगर आप मेंशन कर देते हैं तो व्हाट इंटरव्यूअर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको एंड टू एंड प्रोसेस पता होना चाहिए। आपने कभी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया है और आपने अगर मेंशन कर दिया तो डेफिनेटली वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन होगा कि कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि गगन यहाँ पे ये एम्फसाइज कर रहा है। आई होप दैट विल बी द रीज़न गगन, राइट? राइट। ग्रेट। सो लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे आ जाती हैं लाइक डी नंबर पे, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैश ऑफिसेज हेल्ड इन एनसीसी और स्काउटिंग। या
तो राहुल again, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है एक ही सेंटेंस है ये, मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं Okay. ये एक्चुअली एक ही सेंटेंस है। कई लोगों को डाउट आता है कि ये दो अलग अलग लाइन है। ऊपर वाली लाइन में ऊपर जो एनसीसी स्काउटिंग है वो वहां तक एक लाइन हो गई और स्पोर्ट्स टीम वाला अलग लिखना है, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक ही चीज लिखी हुई है। तो उसको जितना स्पेस दिया हुआ है, दो लाइन दी हुई है। और इवन यू कैन सी के जो हिंदी वाला पार्ट लिखा है इसका डी वाला, वो एक लाइन उसमें काफी स्पेसिंग बची है, करेक्ट। काफी स्पेसिंग बची है। तो इसमें मतलब गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग वेर एवर यू हैव हेल्ड द पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इन बुलेटेड पॉइंट्स, जैसे स्कूल कॉलेज और आपका एडिशनल जो भी स्पोर्ट्स रहा हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एनजीओज में या फिर कॉलेज में कोई पोजीशन मिली हो, यू कैन मेंशन इट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। फॉर एग्जांपल 1 स्कूल डैश स्कूल कैप्टन, 2 कॉलेज हाउस रिप्रेजेंटेटिव या फिर जैसे क्या होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, और या फिर स्टूडेंट यूनियन का हेड होता है कॉलेज में। और एनसीसी अगर किया तो एनसीसी थर्ड डाल दिया, एनसीसी डैश सीनियर अंडर ऑफिसर या सार्जेंट या जो भी आपको रैंक मिली हुई है, पोजीशन जहां पे आपने उस पोजीशन से काम किया है, तो यू कैन मेंशन एनीथिंग। एंड स्काउट में कोई सी अगर है तो स्काउट डैश ऐसे करके, तो 1 2 3 4 करके यू कैन यूज दैट गुड अमाउंट ऑफ स्पेस एंड यूटिलाइज इट। हाँ, कोशिश करें कि वो जो हिंदी वाला पार्ट लिखा हुआ है उस वहां से चालू करें और वहां से लाइन सीधी बनाए, मतलब तीनों चीजें पैरेलली चले। अगर आप इधर लेफ्ट राइट करके लिखेंगे, ऑल्दो मार्जिन तो यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन वो दिखने में अगर ये सिमेट्रिक टाइप का है तो छोटा छोटा लिखें, कोशिश करें छोटा छोटा लिखें, स्पेस कम रहता है कई कई पीआईक्यूज में। दैट वाज ऑल। नाइस। एंड द नेक्स्ट वन इज 12A, दैट इज नेचर ऑफ कमीशन। इसमें नेचर ऑफ कमीशन में शॉर्ट सर्विस या पीसी जिस भी एंट्री के लिए गए हैं, ऑल ग्रेजुएट्स, तो ग्रेजुएट्स तो दोनों एंट्रीज के लिए रहते हैं, शॉर्ट सर्विस एसएससी, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है एसएससी स्लैश या फिर पीसी जिसका जो पीसी के लिए जा रहा है। बाकी जो एनडीए एंट्रीज हैं और अभी गर्ल्स एनडीए भी आ गया तो इसमें तो पीसी ही मेंशन होगा। बाकी अगर एफकैट एंट्री है जिसमें शॉर्ट सर्विस है, नेवल एंट्री है जो ग्रेजुएशन पे होती है वो शॉर्ट सर्विस होती है, ओटीए की जो अगर है तो यू कैन मेंशन एसएससी। बाकी ये सब चीजें तो ऑल्दो जो आपका इंचार्ज ऑफिसर रहेगा वहां पे पीआईक्यू में ये सब बताएगा, ऑल्दो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जरूर, लेकिन वहां पे ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ब्लैंक छोड़ देंगे, आप भरो अपने हिसाब से, वो आपको एक एक छोटी छोटी चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो ब्लॉक्स भरने वाले हैं इसमें क्या भरें कैसे भरें वो अप टू यू। ये सिर्फ ये बता देंगे नेचर ऑफ कमीशन में एसएससी या पीसी भरना है, अब क्या भरना है वो इट इज अप टू यू, कैसे भरना है, फुल लिखना है शॉर्ट लिखना है, इट इज अप टू यू। ठीक। एंड चॉइस ऑफ सर्विस में भी आर्मी नेवी एयरफोर्स, हाँ किसी ने रिटन एग्जाम दिया है उसका प्रेफरेंस दिया है तो उसमें चॉइस ऑफ सर्विस आप उसके ऑर्डर पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन सीडीएस एंड आई एम गोइंग फॉर एएफएसबी और आपका एयरफोर्स ही प्रेफरेंस था तो आप एयरफोर्स लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चांसेस availed from a commission in all the 3 services. इसमें राहुल सिंपली जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स इंक्लूडिंग योर ऑल स्क्रीनिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस और जो आपके कोस्ट गार्ड के भी अटेम्प्ट होते हैं स्क्रीनिंग या फिर कॉन्फ्रेंस, ये जितने भी आप जितनी बार भी एसएसबी सेंटर गए कोस्ट गार्ड का, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, तो सारों के जितने भी आप सेंटर जितनी बार आपने जाके स्क्रीनिंग दी है तो वो सारे अटेम्प्ट इसमें काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर किसी ने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 में से 2 स्क्रीन आउट हैं और 2 कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें ही विल राइट 4 नॉट 2, ही विल राइट 4। एंड अगर उसके मान लो अटेम्प्ट अगर 7 हैं उसमें से 2 स्क्रीन आउट है और 5 कॉन्फ्रेंस है तो ही विल राइट 7, ऑब्वियसली दोनों, क्योंकि एडिशनल में किसी ने कोस्ट गार्ड का 1 दिया है, आर्मी के 2 दिए हैं, नेवी का 1 दिया है, तो जितने भी बार आप सेंटर गए हैं और आपने वो अटेम्प्ट किया है, वो उस बार आपने टेस्टिंग दी है, तो यू हैव टू राइट इट स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंस टोटल। बस सिर्फ नंबर डालने क्या रहता है, 11 अटेम्प्ट्स, 10 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट। Even there are few friends of mine who have given more than that as well. I'll not tell the number right now. Okay, fine. So अब उसी का डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है, लाइक टाइप ऑफ एंट्री, एसएसबी नंबर एंड प्लेसेस, डेट एंड चेस्ट नंबर, बैच नंबर, राइट? So again, it's become very much important for all of us, those who are aspirant guys. Please make sure whenever you are getting any kind of a chest number as well as the batch number, please write it down at a safe place so that in the future whenever it's required, so that you can write it down here in your PIQs. Correct?
So I hope we are done with all the informations, right? So Gagan, apart from that, राहुल, आई थिंक हाँ ये 14 वाला एक जो कॉलम है, हाँ हाँ इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार गलतियां होती हैं। हाँ, या तो प्लीज। इसके लिए भी एक छोटा सा एक एडिशन अगर आप तुम बोलो तो डिस्कस हाँ कर श्योर सकते श्योर 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 प्लीज। हो। तो इसमें जैसे 14 वाला जो ब्लॉक जो ऐसा बड़ा सा दिया हुआ है कॉलम, तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस लिखनी होती है, ना कि स्क्रीन। स्क्रीन अगर आप आउट हो गए हो तो स्क्रीन आउट के इसमें आपको वो डिटेल नहीं भरनी होती है। जितनी बार आपने इंटरव्यू दिया है या फिर आप कह लो कि कॉन्फ्रेंस दी है, तो वो वाली डिटेल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 स्क्रीन आउट है और 2 कॉन्फ्रेंस है, तो जो ऊपर जो 13 वाला ब्लॉक 13 वाला था उसमें तो 4 लिखाएगा, लेकिन जो 14th वाला है इसमें सिर्फ 2 इंटरव्यू की डिटेल्स आएंगी। जो कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू आपने दिया है उसकी डिटेल, टाइप ऑफ एंट्री, एसएसबी प्लेस, डेट एंड चेस्ट नंबर। तो जैसे राहुल ने बताया भी कि ये सब चीजें याद रखनी है, तो ऑलवेज राइट योर चेस्ट नंबर प्लस जो आपका बैच नंबर स्पेशली, और आपका डेट ऑफ एसएसबी एंड बोर्ड नंबर। तो ये वाली चीजें आप हमेशा जितनी बार भी एसएसबी जाए, भले आप रिकमेंड हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप एसएसबी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें इसमें आप जरूर भरें। जितना आप डिटेलिंग और जितना आप बताओगे, तो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग दैट हाउ मच मेमोरी और मेमोरी कैपेसिटी यू हैव, हाउ मच स्मार्ट यू आर टू मेमोराइज द डेटा, है ना। कि अगर आपको यही याद नहीं आप लास्ट एसएसबी कौन से गए थे, क्या डेट थी, तो इट इज अ वेरी कैजुअल वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। तो इसमें आई वुड सजेस्ट की दैट। और कई बार होता है कि ये जो छोटा ब्लॉक है, ये इसमें छोटा छोटा लिखें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो अगर बड़ा बड़ा लिखते तो वो आते ही नहीं। कई बार किसी की 7 या 8 कॉन्फ्रेंस अगर हो गई है, तो ये इस ब्लॉक में वो आना इज लाइक विद डिफिकल्ट। तो उसमें छोटा छोटा लिखेंगे और यू कैन यूटिलाइज दिस कॉन्फिडेंशियल एरिया। और एक और चीज राहुल, जैसे पिछले वाले पेज में भी मैंने वो एस्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो सकता है। जो स्पोर्ट्स और जो एक्स्ट्रा ग्रुप एक्टिविटी वाला जो ब्लॉक है, इन दैट ऑल्सो इफ द थिंग्स आर बिट लॉन्ग टू राइट, फॉर एग्जाम्पल एक रिपब्लिक डे कैंप लिखना है किसी एनसीसी का, तो रिपब्लिक डे कैंप लिखने के लिए वो बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है, वहां स्पेस है नहीं, तो उसमें यू कैन राइट आरडीसी और ऊपर एस्ट्रिक बना दे, और उस एस्ट्रिक को नीचे बॉटम में एब्रीवेट कर दे। और एक वे, द वन वे विच आई ऑलवेज फॉलोड इज कि आप ये भी कर सकते हो, जो चीज जिस चीज से आप जिस फील्ड से आप चाहते हो कि इस चीज से क्वेश्चन पूछे जाए, आप उसको मतलब जानबूझ के आप शॉर्ट लिखो, उस पे एस्ट्रिक लगाओ और नीचे उसको एब्रीवेट करो, कि इंटरव्यू ऑफिसर का उसका फोकस उस पे जाए कि यार नहीं है, इसका ये वाला जो एरिया है किया हुआ है इसने। तो यू कैन, इट इज अ स्मार्ट वे ऑफ डायरेक्टिंग योर इंटरव्यू टुवर्ड्स द डायरेक्शन विच यू वांट। दैट इज़ अ स्मार्ट वे, एंड ये सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो ऑलरेडी क्रैक किया है या जिनके पास एक्सपीरियंस है, राइट। सो दैट इज़ अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गाइस, ठीक है। सो गगन, इसके अलावा भी कुछ बात कर लेते हैं, राइट। आई होप प्रोबेबली वी विल डिस्कस इन द इंटरव्यू पार्ट, राइट, लाइक बिकॉज जो भी बिगनर्स होते हैं, राइट, फर्स्ट टाइम एचएस भी जा रहे हैं, तो बहुत बार वहाँ पे रैपिड फायर क्वेश्चन आता है, राइट, एंड आई होप दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द PIQ, राइट। एक सीक्वेंस होता है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट, और किस डायमेंशन में हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सो व्हाट यू से, डू वी नीड टू कवर इन हियर ओनली, और हमें इंटरव्यू पार्ट में कंटिन्यू करें? Yeah, we can discuss that thing if time permits and if you are okay with this. So we can discuss anything that, it. if you have any suggestion related with the PIQ, so just mention here. So what we will do na, we will discuss in a detailed manner during the interview part, right? Because already video काफ़ी लंबा हो चुका है, so Sure. yeah. So anything Okay, Tom. apart from that, any kind of tips that you want? PIQ के लिए टिप यही है कि एक बार घर पे जरूर भर के देख लें, और उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, ये एक बार अगर आप भर लेंगे तो इट विल बी अ बेटर थिंग टू राइट इट देयर इन द आफ्टर द स्क्रीनिंग। और हर चीज जितना ज्यादा डिटेल में लिखेंगे उतना ज्यादा साउंड जो उसको रीड कर रहा है, तो whomsoever is reading, he will get a clear idea कि what you are actually doing और what you did actually. Otherwise अगर आप उसको blank छोड़ रहे हो, उसको complete information नहीं दे रहे, तो आपके फिर मतलब फिर he will ask the question randomly कि ये भी है क्या, वो भी है क्या, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये है, नहीं नहीं सर वो है, सर नहीं नहीं सर अभी किया था, नहीं नहीं सर वो। तो it will be a better thing to हर चीज पहले से आप वहां पे प्लेट में सर्व कर दो एज अ PIQ कि सर ये है मेरा पूरा। तो यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेस, योर अचीवमेंट्स इन अ बेटर वे, और PIQ एक बार घर पे जरूर भर के देखें। अदर देन दैट बाकी तो हम लोग चीजें डिस्कस कर ही लिए। Exactly, and
अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अगेन सेम थिंग आई विल सेज, प्लीज़ प्रैक्टिस एटलीस्ट 5-7 बार या 10 बार प्रैक्टिस कर लेना। इसका बेनिफिट क्या होगा, एट द एंड मोमेंट जब आपको PIQ मिलता है, एक तो माइंड ऑलरेडी ब्लैंक होता है, राइट। ऑलरेडी हम लोग स्क्रीन इन हुए रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उस फेज़ में लिखना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। दूसरा क्या होता है, जब भी आपको PIQ मिलता है अगर हैबिचुअल नहीं है, तो क्या होता है ना कि एट द एंड हम लोग प्रेशर आने लगता है, राइट। बिकॉज जो इंचार्ज होते हैं वो आपसे मांगने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं फास्ट राइटिंग के चक्कर में, राइट। सो ये सीक्वेंस आपका कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगा, है ना। राइटली मेंशन, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड एंड थैंक यू सो मच गगन, एंड दैट्स ऑल गाइस। जय हिंद। थैंक यू राहुल, थैंक यू, बाय, जय हिंद।